नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि यूपी के जो रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर साहब, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है अंजना ओम कश्यप पर। यह मुकदमा जो था वो 15 अगस्त के आसपास जो कार्यक्रम आया था, जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि सारे मुसलमान विभाजन के समय पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, उस पर जो कार्यक्रम बना था उस कार्यक्रम को लेकर मुकदमा था और जिसको कोर्ट ने इस लायक माना था कि नफरत फैलाने का मामला बनता है, इस पर केस चलेगा। यह हमने आपको बताया था और उसके तुरंत बाद एक खबर आती है और वो खबर ये आती है कि अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि ये एफआईआर जो दर्ज हुआ है, जो मामला इसमें है, वो 1999 का मामला है, यानी 26 साल पुराना मामला है। मामला किसी जमीन के आवंटन का है। लखनऊ के ताल कटोरा में कहा गया कि उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने एक औद्योगिक प्लांट लिया है गैर कानूनी तरीके से, वगैरह वगैरह। उस समय देवरिया में एसपी थे अमिताभ ठाकुर जी और कहा गया कि उन्होंने अपने पद का उपयोग किया था उस जमीन को दिलवाने में 1999 में। 26 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई, 26 साल तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 26 साल में चलो मान लो कि योगी जी 10 साल तो हो ही गया, उनको 8 साल के आसपास हो गया। 8 साल के योगी के शासन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इस मामले में। लेकिन जो ही अंजना ओम कश्यप के खिलाफ कोर्ट में गए, मुकदमा दर्ज कराया, अमिताभ ठाकुर जी के खिलाफ एफआईआर हो गई। अमिताभ ठाकुर जी की इस पर प्रतिक्रिया आई है। आज मैंने और नूतन ठाकुर ने हमारे खिलाफ ताल कटोरा थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में इस प्रकरण के राजनीति से प्रेरित और पूर्णतया असत्य होने और हमारे द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किए जाने की बात लिखते हुए इस प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य और संलग्नक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। जैसे ही हमें उक्त संलग्नक और अभिलेख प्राप्त हो जाते हैं, हम विवेचक से मिलके उन्हें अपने तथ्यों और वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में यह कहा है कि जो एफआईआर लगी है उसमें साथ में कागज नहीं लगाए गए हैं कि मामला क्या है, कैसा है। जो दस्तावेज लगाए जाने चाहिए थे वो नहीं लगाए गए हैं। ये दस्तावेज मुझे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से उपलब्ध कराए जाएं ताकि इस मुकदमे का मैं सामना कर सकूं। अब सवाल ये उठता है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अमिताभ ठाकुर कोई ऐसा नहीं है कि योगी के ही विरोधी हैं। अमिताभ ठाकुर को योगी जी के जमाने में जरूर नौकरी से एक तरह से जबरन रिटायर किया गया था, क्योंकि वो सवाल बहुत उठाते हैं, बातें बहुत करते हैं इस तरह की जो सरकार को दिक्कत पैदा करे। विसल ब्लोअर की भूमिका निभाते हैं अमिताभ ठाकुर जी, इसलिए 2021 में उनकी नौकरी छीन ली गई। अभी उनकी नौकरी थी लेकिन उनको जबरन रिटायर कर दिया गया, जेल वेल सब हुआ। लेकिन इसके साथ यह भी जानिए कि अमिताभ ठाकुर जी एक जमाने में मुलायम सिंह यादव से भी भिड़ चुके हैं, तो व्यवहार से रिबेल टाइप के आदमी हैं, कोई पार्टी वाला मामला उनके साथ नहीं है। लेकिन यहां आप देखिए कि गोदी मीडिया के एक चैनल के एंकर के ऊपर केस होता है और उसके तुरंत बाद, अभी तो महीना भी नहीं बीता, 15 दिन भी नहीं बीता, 10 दिन भी नहीं बीता, उसके तुरंत बाद अमिताभ ठाकुर के ऊपर कर दिया जाता है केस, और वो भी 26 साल पुराने मामले में। 1999 के मामले में यह केस हुआ है जब कई लोग, जो दर्शक हमारे हैं, पैदा भी नहीं हुए होंगे। अमिताभ ठाकुर अगर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि यह मामला दीवानी का था और इसको एक आपराधिक मामले में बदल दिया गया है, जमीन का मामला था, दीवानी मामला था, इसको एक आपराधिक मामले में बदल के जो एफआईआर की गई है वो धारा 420 में की गई है धोखाधड़ी के, 467, 468, 471 यानी जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, और साथ में जोड़ा गया है धारा 120 जिसको आपराधिक षड्यंत्र की धारा कहा जाता है। यानी उन्होंने बाकायदा कोई आपराधिक षड्यंत्र किया। देखिए, जमीन के कब्जे, जमीन का आवंटन और ये सब का जो मामला है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होता है।
आप अगर उठाकर देखेंगे तो गिने चुने आपको आईएएस अफसर मिलेंगे जिन्होंने जमीनों का आवंटन ना कराया हो, जमीनें ना खरीदी हो, अपने पद का दबाव, अपने पद का रुतबा ना हासिल किया हो। लेकिन एक आदमी को चुनना, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने गोदी मीडिया के एक एंकर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस केस के तुरंत बाद एक केस दर्ज हो जाता है इनके ऊपर एफआईआर, उसके पहले नहीं होता है। अगर वाकई इस मामले में कार्रवाई करनी थी तो योगी जी 8 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं, रोका किसने था? कोई भी कर सकते थे। लेकिन कार्रवाई की गई तब जब इन्होंने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वैसे यूपी की हालत अपने आप में बहुत मजेदार है। एक विधायक महोदय बाकायदा एक कार्यक्रम में जहां युवा बैठे हैं उनसे कहते हैं कि मुझे तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के साथ 10% कमीशन मिलता है। ये मंच से कहते हैं विधायक जी। वैसे विधायक जी बहुत ईमानदार हैं, यूपी में कमीशन का रेट इससे ऊपर चल रहा है, लेकिन ईमानदारी से विधायक जी कहते हैं कि 10% मिलता है, उसके ऊपर से तुमको क्या मिल रहा है। यानी साफ साफ बता रहे हैं कि सरकारी जो विधायक हैं उनको 10% कमीशन मिल रहा है। शायद 10% कमीशन अब लीगल हो गया हो, उसको भ्रष्टाचार ना कहा जाता हो। यह उत्तर प्रदेश की हालत है। अपराध जहां पहुंचे हुए हैं बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको अपराधों की लाइन लगी मिल जाएगी। और अगर यहीं पर मैं आपको यह बता दूं कि योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं उसके तुरंत बाद अपने ऊपर लगे हुए केस वापस ले लेते हैं। यह केस दंगा भड़काने को लेकर, दो समुदायों के बीच विवाद पैदा करने को लेकर, इस तरह के केस थे जो अपने ऊपर से वापस ले लेते हैं। भारत की राजनीति में यह भी पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर लगे हुए केस वापस ले लेता हो। और सिर्फ अपने ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई लोगों के ऊपर केस वापस हो गए। और यहां एक अधिकारी के ऊपर 25-26 साल पुराने दीवानी मामले को आपराधिक मामले में बदलकर नया एफआईआर दर्ज कराया जाता है। कल को अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हो जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि लोग डर जाएं। लोग गोदी मीडिया के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक संगठन बनकर रह गया है, सारे ये एंकर, चाहे अंजना हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं सबका नाम, कमेंट में लिख दीजिएगा। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये जी भर के नफरत फैलाते रहें, गांधी परिवार के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जी भर के नफरत फैलाते रहें। इनको कोई डिस्टर्ब करेगा तो सरकार को बहुत बुरा लगता है। अभी कल की एक मजेदार घटना है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। गोदी मीडिया के एक चैनल पर गौरव भाटिया जी को आना था, कैमरा थोड़ा वाइड एंगल में हो गया तो पता यह चला कि कुर्ते के नीचे उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ है, या चड्डी पहनी होगी, मुझे नहीं पता, पजामा नहीं पहना था, इतना तो मैं जानता हूं। वैसे ऑनलाइन में बहुत सारे लोग बिना पजामे, बिना कुर्ते के बैठे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत मजेदार बात है कि अभी तक तो नंगई सिर्फ शब्दों में आई थी, शब्दों में घटिया से घटिया स्तर पर उतरा जा रहा था। अब तो कैमरे पर भी नंगई आने लगी। कुछ दिनों बाद लोग अगर चड्ढी बनियान में बैठ के ही लड़ना शुरू करें, लड़ते ही हैं, बहस तो होती नहीं है, तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। यह हाल है मीडिया का, यह हाल है इस देश का, जहां पर कार्यक्रम चलाया जाता है। 15 अगस्त को देश जोड़ने की बात होती है, लेकिन कार्यक्रम चलाया जाता है कि मुसलमान सारे बाहर क्यों नहीं चले गए। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि बंगाल के नौजवानों को भी नेपाल से सीखना चाहिए और बंगाल की सरकार को हटा देना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने अगर टिप्पणी कर दी कि वित्त मंत्री भाग रहे हैं, फला भाग रहे हैं, तो सारे चैनल गिद्धों की तरह उनके ऊपर टूट पड़े कि ये तो देश के अंदर अराजकता चाहते हैं। लेकिन बंगाल में कांग्रेस का नेता अगर ये बात कहता है तो किसी चैनल को सुनाई नहीं देती है, सारे चैनल अपने कान में रुई डाल लेते हैं। एक वीडियो आता है जिसमें मोदी जी जैसा दिखने वाला एक शख्स है और उसकी अपने माता के साथ संवाद का मामला है, सपने में मां आती हैं, क्या क्या कहती हैं। उस पर गोदी मीडिया में महाभारत मच जाता है। लेकिन उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के हैंडलों से एक वीडियो शेयर होता है जो निहायत घटिया है, उस पर कहीं कोई बात नहीं होती है। आसाम में वो लोग जिनसे मोदी जी ने वादा किया था कि सत्ता आने के बाद 100 दिन के अंदर आदिवासी आपको कह दिया जाएगा, आपको आदिवासी का दर्जा दे दिया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया जाएगा, वो लोग हजारों की संख्या में तिनसुकिया में जुलूस निकालते हैं, लेकिन उस पर गोदी मीडिया की नजर नहीं जाती है। बुरा लगता है। नेपाल में गोदी मीडिया का एक पत्रकार गया हुआ था, रिपोर्टर,
उसके साथ मारपीट का वीडियो देख के बुरा लगता है, क्योंकि गंदगी तो एंकर फैला रहे हैं, एजेंडा तो एंकर सेट कर रहे हैं। ये बेचारे जो फील्ड में जाते हैं ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी गंदगी उनको झेलनी पड़ रही है। और इस गंदगी पर अगर कोई केस कर दे, कोई सवाल उठा दे, तो उसके खिलाफ क्या होता है ये आपने अच्छी तरह से देख लिया। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि गोदी मीडिया और सरकार का ये रिश्ता क्या कहलाता है। इससे तो अच्छा है इनको सरकारी मीडिया घोषित कर दिया जाए। वैसे भी ये सारे एंकर भाजपा के मेंबर ज्यादा लगते हैं, पत्रकार कम लगते हैं। इनसे आप उम्मीद करते हैं ये किसी तरह का सच दिखाएंगे? और इनसे सवाल पूछने वालों को जेल भेजने की जब तैयारी होती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र वाकई खतरे में आ गया है? बताइएगा, कमेंट में जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक अपील मैं लगातार कर रहा हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। आप अगर पिन कमेंट खोलेंगे तो वहां पर मेंबरशिप के लिए लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन का बटन दबा के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप हमारी सीधी मदद भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि गोदी मीडिया के साथ तो सरकार खड़ी है, हमारे साथ अगर आप खड़े होंगे तभी तो हम हिम्मत से अपनी बात कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।